नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, वो जापान की यात्रा पे जाने वाले हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो जापान का पूरा इंडिया के साथ में कैसा रिलेशन रहा है, उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। जिसमें हम जो पास्ट में इंडिया के जापान के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं, उसको भी जल्दी से देखेंगे और उसके बाद में जो प्रेज़ेंट ट्रैजेक्टरी है, उस पे बात करेंगे। इसमें मैंने जो जीएस में मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज़, उनको भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको लिखने हैं। देखिए यही टाइम है मेंस की प्रिपरेशन का, आंसर राइटिंग का। दिसंबर के बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी आप लोग जो मैं आपको दे रहा हूँ आंसर्स लिखने के, उनको लिखें। आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसका रिव्यू करे, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं, वो कैसे रहे हैं, तो जो राइज़ है चाइना का, उसने नेचुरली पुश किया है इंडिया और जापान को क्लोज़र, ठीक है? वो दोनों देश जो हैं, वो एक रिलायबल बैलेंसिंग पार्टनर को देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है? और वो क्या चाहते हैं कि भाई ऐसे देश हों जिसके पास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, ठीक है? और अगर हम देखें तो इंडिया और जापान दोनों ही डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और दोनों के ही चाइना के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इस वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि इंडिया और जापान काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं अपने रिलेशंस में, कि किस तरीके से मिलके वे क्या कर सकते हैं, चाइना को काउंटर कर सकते हैं बाय हैविंग डिफेंस कोऑपरेशन, बाय हैविंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, ठीक है? तो हम पहले इवोल्यूशन देखते हैं थोड़ा-सा इंडिया का जापान के साथ में। तो अगर हम पास्ट की बात करेंगे, तो आपको पता है कि भारत जो है, वह बौद्ध की धरती रहा है। बुद्धिज़्म की शुरुआत जो है, वो भारत से ही हुई है और बुद्धिज़्म की शुरुआत जो भारत से हुई, वे अलग-अलग देशों में गई। जैसे कि वो श्रीलंका में भी गई, वो चाइना में भी गई और वो जापान में भी गई। और जापान आज भी बौद्ध धर्म को काफ़ी हद तक फॉलो करता है। तो भारत के जापान के साथ में प्राचीन रिश्ते रहे हैं, एंशिएंट टाइज़ हैं, रूटेड इन बुद्धिज़्म वाया सिल्क रूट, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना करी थी और सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ में अलायंस बनाया था, है ना? और जो हमारी आज़ाद हिंद फ़ौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसको जापानीज़ मिलिट्री ने भी सपोर्ट किया था। 1952 में जब देश स्वतंत्र हो गया, तब हमारी जापान के साथ में एक ट्रीटी भी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है? जिससे हमारे जापान के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज़, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि एक टाइम पे इंडिया जो है उसने बात करी थी किसकी? नॉन अलाइनमेंट की। हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट चलाया था और कहा था कि हम ना तो जापान मतलब हम ना तो यूएस के पाले में होंगे और ना ही यूएसएसआर की ओर झुकेंगे। हम तो नॉन अलाइन्ड रहेंगे। एंड वी ऑल्सो नो कि जो यूएस है, उसका एक एलाई जापान हमेशा से रहा है। ऑल्दो जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो यूएसए ने ही किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो जापान है, उसने यूएस से दोस्ती कर ली थी और वो उसका एक क्लोज एलाई रहा है, जिसके कारण कोल्ड वॉर के समय पर भारत के रिश्ते जापान के साथ में बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है? क्यों नहीं थे? क्योंकि इंडिया नॉन अलाइन्ड था और यूएस के पाले में नहीं था, जबकि जो जापान है, वो यूएस का क्लोज एलाई था। इसी वजह से हमारे जो रिलेशंस थे, वो ल्यूक वार्म रहे। अब ये जो ल्यूक वार्म वर्ड है, ये कीवर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं। वार्म का मतलब क्या होगा? गर्म रिश्ते। ल्यूक का मतलब होता है गुनगुना, ठीक है? यानी कि लाइट, ठीक? यानी हमारे जो रिश्ते हैं जापान के साथ में, वो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से भरे हुए नहीं थे। वो कैसे थे? बहुत ही लाइट थे, ठीक है? यानी कि ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल रिश्ते थे ही नहीं और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही क्लोज़ या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते रहे हों। वी वर इन द मिडल, ठीक है? इंडिया का तो नॉन अलाइनमेंट था, जापान का यूएस की ओर टिल्ट था। लेकिन उसके बावजूद भी जो जापान है, वो भारत को क्या दे रहा था? ओडीए दे रहा था। ओडीए क्या होता है? ओडीए होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये आगे की स्लाइड्स में आएगा भी। इसके तहत जापान जो है वो असिस्ट करता था दूसरे देशों को फॉर डेवलपमेंट। एंड जब हम कह रहे हैं ओ से ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब सरकारी, यानी कि जापान की गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस यानी कि सहायता दिया करती थी। और जो जापान है वो लार्जेस्ट ओडीए डोनर बना था 1986 में। उससे पहले भी जापान हमको
ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत सहायता देता था और वो सहायता हमें 1950 से ही चालू हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब इंडिया ने युद्ध झेले बहुत सारे, जैसे 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है, 65 में, 71 में हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, तो उस टाइम पे जापान न्यूट्रल रहा था और इंडिया को एक अनस्टेबल कंट्री के तौर पे देखा करता था। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होती है, उस टाइम पर हमारे रिश्ते जापान के साथ थोड़े से सुधरते हैं। लेकिन तभी 1998 में हमने पोखरण टेस्ट किया, जो एक न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसके कारण हमारे जापान के साथ में फिर से रिश्ते खराब हुए। जापान ने हमें जो एड देता था, सहायता देता था, उसको कट कर दिया और यूनाइटेड नेशन में हमारी निंदा करी गई। ऐसा क्यों किया जापान ने? क्योंकि आपको मालूम है कि जापान ही वह इकलौता देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो उसने जो न्यूक्लियर अटैक्स की विभीषिका है उसको झेला है। तो इसी वजह से इंडिया जैसा देश यदि न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तब जापान क्या कहता है कि साउथ एशिया में या फिर एशिया में न्यूक्लियर रेस चालू हो जाएगी। इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, फिर और पड़ोसी देश भी सोचेंगे कि हम भी क्या कर लें, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बना लें। तो इस तरीके से जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित होगी पूरे रीजन की और इसके साथ में पूरे एशिया की भी। ठीक है, इस वजह से वो जापान जो है हमसे नाराज हो जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, 2000 के आसपास में पीएम मोरी जो जापान के थे, उनकी विजिट होती है और उससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एरा दोबारा से चालू हो जाता है और उसके बाद से जो हमारे रिश्ते हैं वो बेहतर ही होते गए हैं। इसमें एक चीज आपको और भी समझनी होगी कि 2008 में, ठीक है, इंडिया और यूएस की एक डील हुई थी। कौन सी डील हुई थी वो? सिविल न्यूक्लियर डील, है ना? किसके टाइम पे हुई थी? मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हुई थी। ठीक है, यदि आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी देखी है, एक्सीडेंटल पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो उस मूवी में भी जो इंडिया यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसको बहुत महत्व दिया गया है। और ये जो न्यूक्लियर डील भारत की हुई थी यूएसए के साथ में, तब जापान भी ऑब्वियसली भारत के साथ में रिश्ते सुधार लेगा। क्यों? क्योंकि जापान इज एन एलाई ऑफ यूएस एंड यूएस हमारे साथ में सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा है। यानी कि सिविल पर्पजेज के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए यदि हम न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, तब यूएस को समस्या नहीं है और यूएस को समस्या नहीं है तो जापान को भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जापान के हमारे साथ रिश्ते सुधरने लग जाते हैं क्योंकि यूएस के साथ भी हमारे रिश्ते सुधरने लग जाते हैं और यूएस और जापान आर क्लोज एलाइज। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें कि हम क्यों कह रहे हैं कि आज के समय में इंडिया जापान नजदीक आ रहे हैं और इंडिया और जापान के नजदीक आने में चाइना के राइज का, चाइना का जो उभार हो रहा है उसका क्या रोल है। तो हम बात कर सकते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर की। तो देखो, जो यूएसए है उसका जो अप्रोच है चाइना के प्रति वो बदलता रहता है एज पर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, कभी बहुत सीरियस हो जाता है यूएसए चाइना को लेके, कभी उसको इग्नोर करता रहता है, जानबूझ के इग्नोर करता रहता है। इसके कारण जापान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि जो यूएस है वो किस तरीके से अपने अप्रोच को बदलता है। अगर हम बात करें तो 1950s के आसपास में जब कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया था जापान के ऊपर, ठीक है, तब उस टाइम पर जो यूएसए है उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसको मान्यता नहीं दी थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा चाइना के ऊपर हो गया तब उसने मान्यता दी क्या? यूएस ने नहीं दी। उसने कहा कि नहीं भाई, ये रियल चाइना नहीं है, रियल चाइना तो ताइवान है। ठीक है, ऐसा कहा गया था। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि जब यूएस के यूएसएसआर के साथ में रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, तब यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए कोल्ड वॉर के समय में जो रिचर्ड निक्सन है यूएस का प्रेसिडेंट, क्या नाम था? रिचर्ड निक्सन। उसने क्या किया था? चाइना के साथ में रिश्ते सुधार लिए थे। और जब रिचर्ड निक्सन था उसी टाइम पे आपका हेनरी किसिंजर भी था, है ना, जो यूएस का क्या था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था। तो इनके समय पे चाइना के साथ में नज़दीकियां बढ़ गई थी यूएसए की। तो जब चाइना के साथ में यूएसए की नज़दीकियां बढ़ेगी तो जापान खुश नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि जापान और चाइना के बीच में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। किसको लेके? एक देखो यहाँ पे आइलैंड लिखा हुआ है, सेनकाकू आइलैंड को लेके। और उसके अलावा भी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो जापानीज आर्मी है उसने चाइना के ऊपर क्या किए हैं? वॉर ब्रूटैलिटीज करी हैं, वॉर क्राइम्स किए हैं। ठीक है, और उसमें जो फीमेल्स हैं वहाँ की चाइना की, उनको भी बख्शा नहीं गया था। उसके लिए एक टर्म चलता है कंफर्ट वुमेन। कंफर्ट वुमेन क्या होता है आपको गूगल करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में भी लिखो, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो मैंने आपको क्या बताया
कि चाइना और जापान एक साथ आ जाएँ, करीब आ जाएँ, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनके बीच में हिस्टोरिकली भी रिश्ते जो हैं बहुत खराब रहे हैं। लेकिन जो यूएस है उसकी पॉलिसी बदलती रहती है, कभी दोस्ती करता है, कभी दुश्मनी करता है। तो इससे क्या होगा? जापान परेशान रहेगा। तो जापान इंडिया की ओर देखता है एक रिलायबल पार्टनर की तरह फॉर बैलेंसिंग चाइना। ठीक है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देखें तो आपको बात पता होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक क्लोज एलाई है यूएसए का, और उसकी चाइना की पॉलिसी यूजुअली अलाइन करती है वॉशिंगटन स्टैंस के साथ में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है चाइना की इंटीमीडियरी टैक्टिक्स को लेकर। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो हेविली यूएस के अम्ब्रेला में रहता है, और वो क्या करेगा? चाइना को बहुत ज़्यादा काउंटर करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जापान और इंडिया एक दूसरे की ओर आते दिखाई देते हैं। उन दोनों को लगता है दैट वी हैव टू बी नेचुरल एलाई। ठीक है। फिर हम शेयर्ड कंसर्न्स की भी बात कर सकते हैं कि इंडिया और जापान दोनों लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसीज हैं, दोनों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ में। ठीक है। चाइना जापान के जो रिलेशंस हैं वो खराब रहे हैं, हिस्टोरिकल मेमोरीज रही हैं ऑफ जैपनीज एट्रोसिटीज इन चाइना। फिर आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि भाई जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, उनका चाइना से बॉर्डर नहीं लगता। दे आर नॉट हैविंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद चाइना। तो जितने वल्नरेबल इंडिया और जापान हैं चाइना के प्रति, वो नहीं है। ठीक है। तो विद इन द क्वाड यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, देखो क्वाड जो है उसमें 4 देश हैं, इसकी बात पहले भी हो चुकी है ना? तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, जापान है। तो क्वाड की भी अगर हम बात करें तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया डू नॉट व्यू चाइना प्राइमरली थ्रू अ सिक्योरिटी प्रिज्म। वो सिक्योरिटी प्रिज्म से नहीं देखते, क्योंकि उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बरकरार है, बहुत दूर है। सिंस दे डू नॉट हैव टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इंडिया एंड जापान हाउएवर फेस इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिया और जापान नजदीक आ रहे हैं। फिर हम बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो डेमोग्राफी एंड जापानीज इन्वेस्टमेंट। तो डेमोग्राफी और इमिग्रेशन की हम बात करें तो आपको एक बात मालूम होगी कि जापान में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। उनके पास में यंग पॉपुलेशन नहीं है। यंग पॉपुलेशन नहीं होगी तो लेबर नहीं होगी। अब जब लेबर नहीं होगी तो काम कौन करेगा? है ना? तो वहाँ पे क्या है, जो जेरियाटिक केयर है उसका जो बर्डन है स्टेट पे अच्छा खासा है, और यंग पॉपुलेशन है नहीं टू डू द वर्क, तो लेबर ही नहीं है। तो ऐसी तक सिचुएशन आ सकती है भविष्य में कि जो जापान है वो जीरो ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़े, या उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट हो जाए। तब ऐसे समय में जब भारत में डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वी हैव अ ह्यूज लेबर जिसको जॉब की आवश्यकता है, एंड इवन वी हैव द स्किल्ड लेबर जो ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तब क्या हो सकता है, जब जापान ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया, वो मजबूर हो गया है, तब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है इंडिया के लिए कि वो क्या कर सके, वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर दे सके। इसके साथ में हम जैपनीज़ एफडीआई की बात करें और एबेनॉमिक्स की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैपनीज़ एफडीआई हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इन इंडिया। यानी कि जापान ने भारत में खूब निवेश किया है। 1991 के रिफॉर्म से पहले ही 1980s में सुजुकी आ गई थी भारत में, मारुति सुजुकी कार, आपने सबने नाम सुना ही होगा उसका, है ना? और जब इंडियन एफडीआई जो जापान में अगर हम देखें तो बहुत ही कम है। फिर शिंजो अबे जब आते हैं तब वो मॉनिटरी, फिस्कल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और उसी चीज़ को हम कलेक्टिवली एबेनॉमिक्स कहते हैं। उसने भी भारत और जापान के जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको मजबूत करने में, उनको डीपर यानी गहरा करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर हम ट्रेड प्रोफाइल की बात करें तो इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है जापान के साथ में बहुत कम है, आप देख सकते हो मात्र $13.6 बिलियन का है 2024-25 के आसपास में। देखो ये जो फिगर है ना, ये बदलती रह सकती है। आप लोग कब ये वीडियो देख रहे हो उस पे निर्भर करेगा। अगर आप ये वीडियो 5-6 महीने बाद देखोगे, ठीक है, या फिर आपके पास में पुराना डेटा होगा तो आपको ये गलत लग सकता है। तो इस डेटा को आपको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है जब भी आप एग्ज़ाम दोगे। बाकी सारी जो चीज़ें स्टैटिक हैं वो आप देख सकते हो, वही रहने वाली हैं। फिर हम बात करें जो जापान और चाइना का जो ट्रेड है वो $292.6 बिलियन का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इंडिया जापान को क्या भेजता है। आप सोच सकते हो इंडिया क्लोथ बेचता होगा, है ना? कपड़ों का मार्केट हमारा अच्छा है। हम केमिकल्स बेचते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिफाइन करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और उसको बेचते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग और फिश, ये तो आप सोच ही सकते हो। जापान में वैसे भी आपको मालूम है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं होती हैं, और वहाँ पे मछली तो खाई ही खाई जाती है। तो भारत के पास में इतनी बड़ी कोस्ट है तो हम मछली तो ऑब्वियसली जापान को एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो मछली करेंगे, कपड़ा करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करेंगे और केमिकल्स भी करेंगे। जापान हमको क्या देगा? टेक्नोलॉजी देगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे देगा, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट देगा। आपको पता है जापान हमें बुलेट ट्रेन बना रहा है हमारे लिए,
डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रहे हैं, दिल्ली मेट्रो उसी ने बनाई है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जापान हमारी मदद करेगा। फिर हमारा कोई एग्रीमेंट है क्या जापान के साथ में? बिल्कुल है। सीपा है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ताकि हम टैरिफ्स को रिड्यूस कर सकें। देखो, जब इस तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि सीपा होता है, एक एफटीए होता है, एक पीटीए होता है, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, बहुत बेनिफिट होता है। इसी के साथ में कस्टम यूनियन भी होता है ना? कस्टम यूनियन के बाद में एक इकोनॉमिक यूनियन भी होता है। अगर आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न है कि ये क्या होते हैं, तब आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो इस पे लेके आऊँ, ताकि ये जितने भी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको क्या याद रखना है, अभी जापान के साथ में हमारा सीईपीए है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और इसके तहत होगा क्या? अब देखो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक है वो। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली टैरिफ को तो घटाएंगे ही घटाएंगे, ताकि उनका सामान भारत में सस्ता बिके और भारत का सामान वहाँ पे सस्ता बिके, ठीक है, और उसकी डिमांड बढ़े। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हमने की है, $75 बिलियन का स्वैप अरेंजमेंट हुआ है टू स्टेबलाइज द करेंसी फ्लक्चुएशंस, ठीक है। फिर हम जैपनीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जिसको हमने शुरुआत में कही था ओडीए। तो जापान हमको 1954 से ही ओडीए दे रहा है, इवन दो हमारे रिश्ते जापान के साथ में ल्यूक वॉर्म थे। ल्यूक वॉर्म मतलब बहुत अच्छे नहीं थे। कब? जब कोल्ड वॉर चल रही थी, है ना? क्यों नहीं थे? क्योंकि इंडिया यूएसए के साथ नहीं था। इंडिया वाज नॉट एन एलाई ऑफ यूएसए, बट जापान वाज एलाई ऑफ यूएसए। मतलब यूएसए के हमसे रिश्ते अच्छे नहीं, तो जापान के भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम ओडीए की बात करें, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट क्रूशल रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आप दिल्ली मेट्रो देख सकते हो, है ना, एक्सटेंसिव मेट्रो सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडिया जापान कॉपरेशन का। फ्रीट कॉरिडोर की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वेस्टर्न वाला, वो कौन बना रहा है? वो जापान बना रहा है ना। इससे हमारा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर हुआ है, ठीक है। एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, और उसमें इंडिया की क्या रैंक है, ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। अब हम अगर दूसरे मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स में भी जापान हमारी मदद कर रहा है। इंडो जापान नॉर्थ ईस्ट फोरम में भी हेल्प हो रही है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जापान हमारी मदद कर रहा है। जापान का जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग हो सकता है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल, हमको वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया और जापान में हम देख सकते हैं कि जापान कैसे हमारी सहायता कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट कॉपरेशन थर्ड स्पेसिस में। देखो, जापान हमारे देश में तो कॉपरेशन करता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन होता क्या है कि इंडिया ने भी कई देशों में ये कह रखा है कि हम आपकी मदद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया जो है उसके पास में कई बार फाइनेंस की भी कमी होती है, ठीक है। इंडिया के पास में उतनी अच्छी एफिशिएंसी भी नहीं है जो जापान के पास में। तो जापान हमें मदद करता है टेक्नोलॉजिकली भी, ठीक है, एफिशिएंसी वाइज भी और फाइनेंशियली भी। और उसकी मदद से हमारे जो बाइलेटरल प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे देशों में, उनको हम टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ट्राइलेटरलिज्म विद इन बाइलेटरलिज्म, ठीक है। बाइलेटरलिज्म क्यों है? क्योंकि इंडिया ने वादा कर रखा है किससे, हम मान लेते हैं मालदीव से। इंडिया ने कहा है कि भाई हम आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, लेकिन इंडिया के पास में फाइनेंस का इशू आ गया, इंडिया के पास में तकनीक की कमी आ गई, इंडिया के पास में उतनी एफिशिएंसी नहीं है। तो जापान से हमने मदद ली, जापान ने हमको मदद करी, और हमने मालदीव में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो दैट वाज अ बायलेटरल प्रोजेक्ट। लेकिन क्योंकि उसमें जापान भी इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्राइलेटरलिज्म विद इन बायलेटरलिज्म हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जापान के एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम ईपीक्यूआई कहते हैं। ये क्या है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है क्वालिटी वाला, यानी कि जिसकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हो। और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडेड पार्टनरशिप कर रहे हो। आप पार्टनरशिप कर रहे हो, है ना, यानी कि साझेदारी कर रहे हो, भागीदारी कर रहे हो, जो एक्सपेंडेड विस्तार में होगी। तो ये एक इनिशिएटिव है टू फंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडो पैसिफिक। अनलाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लोन्स, जापान के जो सॉफ्ट लोन्स होते हैं जेन्यूनली सॉफ्ट ही होते हैं वो। आप देख सकते हो कि जापान ने इंडिया में दिल्ली मेट्रो बनाने के लिए लोन दिया, तो क्या जापान ने डेट ट्रैप के तहत कब्जा कर लिया? नहीं, बहुत सस्ते में लोन देता है वो, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। इसके साथ में जापान ने हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाने में मदद करी है, तो वो भी जेन्यूनली एक सॉफ्ट लोन ही था, कोई हिडन मोटिव नहीं था। जापान का हिडन मोटिव नहीं होता कंपेयर टू चाइना, जो क्या कोशिश करता है, दूसरे देश को अपना वासल बनाने की कोशिश करता है, वासल स्टेट बनाने की, है ना, जिसको हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी स्टेट बनाने की कोशिश करता है वो,
ठीक है? और ऐसे कोई भी मोटिव हमें जापान के नज़र नहीं आते। फिर हम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो टुवर्ड्स 1000 आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी जापान जो है वो जुड़ चुका है। तो जापान ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जॉइन किया और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या मिशन है? 1000 बिलियन जो डॉलर्स हैं उनको मोबिलाइज करना होगा फॉर 1000 प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड इंश्योरिंग 1000 मिलियन पीपल बेनिफिट फ्रॉम सोलर एनर्जी बाय 2030। अब देखो टुवर्ड्स 1000 ये आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि समटाइम्स सीन इन न्यूज़ ये किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से संबंधित है। इंडिया को कई बार क्रिटिसाइज किया था नेबर्स के द्वारा कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है बहुत स्लो है, फाइनेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जापान हमको पैसा भी देगा, टेक्नोलॉजी भी देगा, कल्चर ऑफ एफिशिएंसी भी देगा और टुगेदर बोथ कैन स्पीड अप इंडियाज रीजनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज विद नेबर्स। इसी को हम क्या कह रहे हैं? ट्राइलेटरलिज्म विद इन बायलैटरलिज्म। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की, तो इसको कॉन्सेप्चुलाइज इंडिया और जापान के द्वारा किया गया। ये भी नॉर्म बेस्ड डिमांड ड्राइवन ऑल्टरनेटिव होगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ऊपर भी हमने देखा कि किस तरीके से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव है वो हम एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीक्यूआई लेके आए हैं। इसी तरीके से एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी वही काम करेगा। ये क्या करेगा? ये लेवरेज करेगा एशिया के इकोनॉमिक डायनामिज्म को। इकोनॉमिक डायनामिज्म मतलब आर्थिक गतिशीलता जो एशिया में है। और अफ्रीका में क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखो जब हम बात करते हैं चाइना और जापान की या फिर इंडिया और जापान की, तब हम क्या कहते हैं कि जापान के पास में ज़्यादा पैसा है। लेकिन जब हम बात करेंगे एशिया और अफ्रीका की, तब हम क्या कहेंगे? एशिया के पास में पैसा है तो एशिया के पास में इकोनॉमिक डायनामिज्म है, यानी कि आर्थिक गतिशीलता, यानी कि वी हैव मनी कंपेयर टू अफ्रीका जहाँ पे डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करेंगे? एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव रूल बेस्ड कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। मतलब हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि जो कनेक्टिविटी हो, यानी कि जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ा जाए वो नियम आधारित हो, वो इंक्लूसिव हो, जिसमें हर व्यक्ति जुड़े, वह समावेशी हो, चाइना की तरह एक्सक्लूजनरी ना हो। ठीक है, और वह सस्टेनेबल भी हो, टिकाऊ भी हो। चाइना क्या करता है? चाइना ऐसी जगहों पे प्रोजेक्ट्स बनाता है जो सस्टेनेबल नहीं होते, जिसकी वजह से जिस देश में उसने उधार दिया और प्रोजेक्ट बनाया वो वहां से प्रॉफिट नहीं कर पाता और वो टेरिटरी उसको चाइना को देनी पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी, है ना। लेकिन जापान और इंडिया जब काम करेंगे मिलके एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का, तो ये सब नहीं होगा। वो इंक्लूसिव भी होगा, वो सस्टेनेबल भी होगा और वो नियम आधारित भी होगा। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी। उसमें हम पॉपुलेशन किसकी यूज़ करेंगे? अफ्रीका की। पैसा किसका यूज़ करेंगे? एशिया का। तो उसके पिलर्स क्या हैं? देखो उसमें कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स होगा, जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम होगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, आई होप आपको डिफरेंस मालूम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा, रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनेगी। फिर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी की बात करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे किसी को सिलाई सिखा देना, कढ़ाई सिखा देना, बुनाई सिखा देना, या फिर किसी को कारपेंट्री का काम सिखा देना, प्लम्बर का काम सिखा देना। मतलब स्किल बेस्ड वर्क जो होता है, जो आप जल्दी से सीख सकते हो और उससे आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे कि जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, बीटेक की या डॉक्टरी की, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग वो होती है 5 से 6 महीने आपने ट्रेनिंग करी और उसके बाद में आप जॉब पे लग गए। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी होगा, जैसे कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, एकेडमिक लिंकेजेस होंगे और टूरिज्म होगा। तो ये सारे काम हम करेंगे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर से। और ये इन्विजन करता है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जॉइंट वेंचर्स इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कब? जब क्लाइमेट चेंज एक इतनी बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है और हमारा टारगेट क्या है कि 2100 तक हमें क्या करना है? 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, तो ऐसे समय में आपको एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या करेगा? जॉइंट वेंचर्स भी करवाएगा ग्रीन एनर्जी में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट होगी फॉर सोवरेनिटी। क्यों? क्योंकि चाइना क्या करता है? वासल स्टेट बनाता है ना। डेट ट्रैप पॉलिसी करता है। हम्बनतोता पोर्ट जो है श्रीलंका का, उसका उदाहरण है। फिर हम बात करेंगे, एक तो हमने क्या देखा? ईपीक्यूआई देखा, एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर देखा। अब हम बात करेंगे सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव की। जब कोरोना आया था उस टाइम पे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सकें और घटा सकें डिपेंडेंस ऑन चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम? देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत सारे रिजर्व्स हैं लिथियम के। ठीक है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, इसके लिए अभी हम किस पे निर्भर रहते हैं? चाइना पे निर्भर रहते हैं। लेकिन हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये सारी चीज़ें कुछ कुछ मात्रा में तो हैं। अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है भारत के पास में, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। जापान के पास में टेक्नोलॉजी है और पैसा है, इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पास में रॉ मटेरियल और मिनरल है। तो ये तीनों देश अगर मिलके काम करते हैं तब ये क्या करेंगे? एक सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है किसके कारण? चाइना के कारण, या चाइना पर निर्भर हो जाती है, तो उसका हम एक ऑल्टरनेटिव खोज सकते हैं।
है ना? तो वही काम ये करेंगे। तो इसमें स्ट्रैटेजिक डायमेंशन क्या है? हमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को हटाना है, डेट ट्रैप पॉलिसी को भी घटाना है। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? हमें अल्टरनेटिव वैल्यू चेन बनानी है। रीलोकेशन फंड क्या है? जापान इवन उसने अनाउंस किया कि $2 बिलियन फंड वो देगा टू हेल्प कंपनीज़ रीलोकेट फ्रॉम चाइना। होता क्या है, ज़्यादातर कंपनीज़ चाइना में जाके खुल जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि भई अपनी कंपनीज़ को चाइना से निकालने के लिए $2 बिलियन का वो क्या करेगा? फंड भी लेके आएगा। तो सप्लाई चेन रेज़िलिएंट इनिशिएटिव आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, है ना? फिर हम इम्पोर्टेंस देखें, भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस होगी? क्योंकि देखो इंडिया जो अपना हम कहते हैं कि इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है ना? फार्मा सेक्टर में या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स में। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी 70% जो हमारा फार्मा का इंटरमीडिएट है वो चाइना से आता है। यानी कि रॉ मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना। हमारे जो मोबाइल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारे, 45% चाइना से आ रहे हैं, 25% ऑटोमोबाइल पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। यानी कि अगर हमारे चाइना से रिश्ते बहुत खराब होंगे और चाइना ने सप्लाई चेन रोक दी, तब हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का जो सेक्टर है वो उसका ठप्पा बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, वो ठीक से काम नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सेक्टर में हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी गाड़ियों के सेक्टर में भी स्थिति खराब हो जाएगी। तब हमें अगर चाइना को क्या करना है? पछाड़ना है, उससे अपने आप को डीकपल करना है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव तो खोजना पड़ेगा। और वही ऑल्टरनेटिव आपका क्या है? सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। ठीक है? अब आप देखो ये हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम चाइना को इतना कंटेक्स्ट में बार-बार रख रहे हैं, तब इसीलिए आपको और क्या करना है? इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाके ज़रूर देखना है इस वीडियो के बाद में, ठीक है? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे आपका होलिस्टिकली इंडिया चाइना भी कवर हो जाएगा। तो अब जो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव है, वो सपोर्ट करता है इंडिया का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है? फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन की। तो अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें, तो हम क्या कुछ कर रहे हैं? इंडिया जापान विज़न आपको एक याद होना चाहिए, 2015 में आया था वो 2025 के लिए, ठीक है? 2025 चल भी रहा है। एक 2+2 डायलॉग ज़रूर आपको याद होना चाहिए, जिसमें कौन से फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के और डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के मिलते हैं, ठीक है? तो इंडिया का किन-किन देशों के साथ में 2+2 डायलॉग है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? नोट करते चलना होमवर्क भी। तो फिर हम देखें तो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ भी इंडिया कर रहा है ना? जापान के साथ में जो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ इंडिया जापान के साथ करता है, जानबूझ के यहाँ नाम नहीं लिखे हैं ताकि आप लोग खुद से सर्च करो और आप याद कर पाओ उनको, ठीक है? मालाबार एक्सरसाइज़ लिखा है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा-सा। मिनीलिटरल पार्टनरशिप्स भी हमारी, जैसे हमने कहा ना डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है, तो क्वाड है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जी4 है। जी4 क्या है? इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। ये दबाव डाल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आएँ। चारों के चारों देश क्या चाहते हैं? कि हम यूएनएससी के मेंबर बन जाएँ, परमानेंट मेंबर बन जाएँ, ठीक है? अभी यूएनएससी के कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5 हैं। उनके पास में वीटो पावर भी होती है ना? फिर हम देखते हैं कि एक जेट ट्राइलेटरल भी बन रहा है, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, ठीक है? फिर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की ठीक से बात करें, तो जापान हेजिटेट करता है डिफेंस के सेल्स में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जापान के, वो प्रोहिबिट करता है ऑफेंसिव वॉर को, अलाउइंग ओनली सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है? एनी मिलिट्री असर्टिवनेस क्रिएट्स एंजाइटी इन ईस्ट एशिया। तो शिंजो अबे सॉट रीइंटरप्रिटेशन अलाउइंग सपोर्ट टू फ्रेंडली नेशंस। तो अभी तक आर्टिकल 9 के तहत क्या था कि जापान जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दूसरे देशों को बेचता ही नहीं था। उसका कहना ये था कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में तो इतना खराब हुआ था, तो हम लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं है। तो हम डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेचेंगे नहीं दूसरे देशों को। लेकिन शिंजो अबे ने उसमें थोड़ा-सा रीइंटरप्रिटेशन किया उस आर्टिकल 9 में और कहा कि आपके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको आप वेपन्स दे सकते हो। तो इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है ना? बेनिफिट फॉर इंडिया। अब रिसोर्स लिमिटेशन भी है, इंडिया के पास में रिसोर्स का कंस्ट्रेंट्स है। प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या है? जॉइंट प्रोडक्शन करो, को डेवलपमेंट करो, जैसे कि हमने ब्रह्मोस और सुखोई को देखा है ना? अब इंडिया जो है उसके पास में खुद से रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम जॉइंट कोऑपरेशन के तहत बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं हमने ब्रह्मोस बनाया रशिया के साथ में, इसी तरीके से जापान के साथ में भी हम जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट को डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फिर न्यूक्लियर कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो जापान ने एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी इंडिया के साथ में, डिस्पाइट इंडिया नॉट बीइंग एन एनपीटी सिग्नेटरी। इंडिया इज द ओनली सच एक्सेप्शन, ठीक है? एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, ठीक है? जिसको हम कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, ठीक है? आई होप आपको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन बेसिक तो एनपीटी की होगी, ठीक है?
फिर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की 2020 में, तो 4 एरियाज़ हैं इसमें भी। एक तो देखो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा, है ना? जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीकॉम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, डिफेंस ट्रैफिक हो गया, पावर हो गया, ये सारी क्या हैं? ये आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इनमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है इंडिया को और जापान को, क्योंकि हमको पता है कि जो चाइना है वो साइबर स्पेस में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, है ना? सेफ 5G कनेक्टिविटी की हमको आवश्यकता है। चाइनीज़ कंपनी को हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि चाइना क्या करता है, डेटा ब्रीच कर सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया इज वल्नरेबल ड्यू टू हैवी डिपेंडेंस ऑन चाइनीज हार्डवेयर। जापान की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और इंडिया का स्केल कैन बिल्ड क्रेडिबल साइबर डेटरेंस। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रेडिबल साइबर डेटरेंस। काउंटर करना है हमें चाइना के साइबर प्रोपागेंडा को और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को। अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू ही चाइना ने क्या कर लिया, जो भूटान एक टाइम पे जो इतना ज़्यादा एंटी चाइना हुआ करता था, उसमें भी भूटान ने सेंध लगा दी है। सॉरी, चाइना ने सेंध लगा दी है भूटान में। भूटान एक टाइम पे एंटी चाइना हुआ करता था, ठीक है? भूटान के कुछ-कुछ टेरिटरीज़ के ऊपर चाइना ने कब्ज़ा भी कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी भूटान के मन में, भूटान के लोगों के मन में चाइना अपने लिए एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहा है थ्रू इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। तो एक ऐसे समय में जब चाइना जैसे देश इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, साइबर प्रोपागेंडा कर रहे हैं, तो उसको हमें काउंटर करने की ज़रूरत है और उसको काउंटर करने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इंडिया जापान ने किया है। हमें अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बचाना होगा। इसमें देखो आपके हॉस्पिटल्स का डेटा भी आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सारा जो डेटा होता है वो कैसा होता है, ऑनलाइन डेटाबेस में होता है ना, ठीक है? फिर हम मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं। फ्रॉम बाइलेटरल ड्रिल टू क्वाड क्वाड बैलेंसर। ओरिजिन कैसे हुई थी इसकी? 1992 में शुरू हुआ था एज एन इंडो यूएस बाइलेटरल एक्सरसाइज। जापान इसका परमानेंट पार्टिसिपेंट 2015 में बना। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है? ये एक नेवल आर्म बन गया है क्वाड का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मार्क करता है इंडिया का शिफ्ट फ्रॉम कोल्ड वॉर नॉन अलाइनमेंट टू अ डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इनेबलिंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट विद टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेवीज, ठीक है? इससे हमको ऑपरेशनल गेन्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्टिकल अवेयरनेस आती है, जॉइंट डॉक्ट्रिन्स, ब्लू वाटर ऑपरेशनल एक्सपर्टीज आती है फॉर द इंडियन नेवी। अगर हम जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के रूप में देखें तो हम क्या कहते हैं कि हम फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहते हैं। उसके लिए ही मालाबार एक्सरसाइज होती है। हम काउंटर करते हैं चाइना के मैरीटाइम फुटप्रिंट को एंड बेस बिल्डिंग इन द इंडियन ओशन रीजन। जैसे आपको मालूम है चाइना क्या कर रहा है, 9 डैश लाइन लेके आया है, ठीक है? चाइना क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहा है, ठीक है? तो इनको काउंटर करने के लिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और जो थ्यूसिडाइडीज ट्रैप है उसको भी हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये थ्यूसिडाइडीज ट्रैप के बारे में मैंने जब इंडिया का क्या रोल होगा, मतलब इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर जब ट्रंप एंड पुतिन का जब मीटअप होगा, उसमें जिक्र किया था थ्यूसिडाइडीज ट्रैप का। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है। तो टेक अवे क्या है, मालाबार इज नो लॉन्गर जस्ट नेवल ड्रिल, ये जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न एट सी है, सिंबलाइजिंग इंडियाज इमरजेंस एज अ मैरीटाइम बैलेंसर विद इन द क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है मालाबार की इंपॉर्टेंस के ऊपर मेंस में, तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि क्यों इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काम कर रहा है। वो इसलिए भी काम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब इंडिया यूएसए के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील करने वाला था, तब आपको अगर मालूम हो 2008 में, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी। और यूपीए को जो समर्थन मिला हुआ था वो लेफ्ट पार्टीज से मिला था। अब आपको मालूम है कि जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं वो यूएसए को पसंद नहीं करती हैं। तो उस टाइम पे सिविल न्यूक्लियर डील का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इवन मनमोहन सिंह जी की सरकार गिरने को आ गई थी कि ये सिविल न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। तब उस टाइम पे जो एनडीए, मतलब कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी जो पार्टी थी, गवर्नमेंट तो नहीं थी, बीजेपी की जो पार्टी थी वो, और बाकी की भी कुछ पार्टीज़ ने जो इवन अपोजिशन में थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई डील अच्छी है और वो हमारी अपोजिशन पार्टी जो सरकार में है वो कर रही है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। तो उस टाइम पे जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से क्या हुआ था, ये जो डील है वो कंप्लीट हो पाई थी, सिविल न्यूक्लियर डील, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट पार्टी है वो यूएसए को पसंद नहीं करती है, ठीक है? लेकिन अगर हम देखें जापान के साथ में, तो जापान के साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है? पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में आसानी रहती है, ठीक है? ना तो कोई लेफ्ट की पार्टी विरोध करती है जापान का, ना बीजेपी विरोध करती है जापान का, ना कांग्रेस विरोध करती है। तो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं कई बार किसी दूसरे देश के साथ में अच्छे रिश्ते स्थापित करने में, उसमें हम देखते हैं कि भाई पॉलिटिक्स तो बीच में नहीं आती है जापान के साथ में। इसलिए क्या लिखा है, बाई पार्टीसन सपोर्ट है, पॉलिटिकल कंसेंसस इन बोथ द कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स में ज्वाइंट पुश है फॉर
यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हैं, है ना? शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमको इंडिया में और जापान में देखने को मिलती हैं। चाइना को बैलेंस करने के लिए भी दोनों एक साथ आना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक विज़न भी दोनों का एक सा ही है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। रूल बेस्ड जो है वो इंडो पैसिफिक होना चाहिए। इंटरनेशनल रूल जो है उनका पालन होना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख गई। तो जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया का स्केल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? और एक पार्टनरशिप बनती है विद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर रीजनल इन्फ्लुएंसेस। इंडिया हैज़ नो डिस्कम्फर्ट यदि जो जापान है अपनी मिलिट्री रोल को एक्सपेंड भी करता है, अनलाइक सम अदर नेशंस विद हिस्टोरिकल कंसर्न। उसमें कौन आएगा? चाइना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे जापान ने चाइना के मंचूरियन आयरन जो रीजन है उस पे कब्जा किया था। साउथ कोरिया के साथ भी एक टाइम पे जो जापान है उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे थे। क्यों? कंफर्ट वुमेन का कॉन्सेप्ट आपको गूगल करना है, ठीक है? लेकिन भारत के साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत की कोई टेरिटरी जापान ने उस टाइम पे एज सच कब्जे में नहीं ले ली थी अपने, है ना? ठीक है? तो अगर हम फ्यूचर ट्रेजेक्टरी देखें तो सिक्योरिटी बैलेंसिंग नज़र आती है हमें। कंटिन्यूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा टू बैलेंस चाइनाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इन्हेंस्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और जॉइंट पेट्रोल्स हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा ये साइबर स्पेस कोऑर्डिनेशन जो हुआ है वो हमारा 2020 में हुआ है। 5G में भी हम क्या कर सकते हैं? कोऑपरेट कर सकते हैं टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वाड कोऑर्डिनेशन भी हम देख सकते हैं जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, ताकि हम एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को बनाएं। और थर्ड कंट्री प्रोजेक्ट्स की तो हम बात करेंगे ही, जिसमें हमने पढ़ा था ट्राईलेटरलिज्म इन बाईलेटरलिज्म। तो इंडिया जापान के जो रिलेशन हैं इज poised टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट consequential bilateral partnerships in the Indo-Pacific region with implications for regional security architecture, economic integration and technological advancement। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि हमने जितना पढ़ा है इंडिया जापान से रिलेटेड मटेरियल, उसके बेसिस पे आप मेंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इतना मटेरियल बहुत है आपके लिए। इसके अलावा भी देखो आप पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की तो, लेकिन इतने से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है? फिर हम देखते हैं जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे टेक अवेज हैं इस टॉपिक से, वो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि इंडिया और जापान एक क्या है, नेचुरल अलाई है। ट्राईलेटरलिज्म विद इन बाईलेटरलिज्म, है ना? इंडिया जापान की बात हो और मालाबार की बात ना हो तो ये भी ठीक बात नहीं है। यहाँ क्वाड भी आ गया है। ओडीए क्या है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गया। ईपीक्यूआई क्या है? ठीक है। एससीआरआई क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एएजीसी क्या हो गया? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर टुवर्ड्स 1000, ये क्या था? सोलर कॉपरेशन था, है ना? फिर जेट ट्राईलेटरल जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2+2 डायलॉग एंड आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। ये सारे पॉइंट्स यदि आपको याद होंगे तो आप देख लो कितने इनको गिन सकते हो। इतना मटेरियल सफिशिएंट है आपका मीन्स का आंसर लिखने के लिए, ठीक है? फिर हम ये क्वेश्चन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये 2014 में क्वेश्चन आया था GS2 में। विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन अफ्लिक्ट द रीजन, व्हाट आर द इंडियाज स्टेक्स एंड पोजीशंस रिगार्डिंग दिस रीजन। देखो क्वेश्चन साउथ चाइना सी के ऊपर है, लेकिन इस पे आप जापान वाला एंगल भी डाल सकते हो, ठीक है? 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन इंडिया जापान पे भी आया हुआ है। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड एज अ होल। अब देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे आया हुआ है, ग्लोबल पार्टनरशिप पे आया हुआ है, तो आप सब कुछ इसमें लिख सकते हो कि इंडिया किस तरीके से न्यूक्लियर कॉपरेशन भी कर सकता है, डिफेंस कॉपरेशन भी कर सकता है, ठीक है? स्ट्रेटेजिक में आप बात कर सकते हो क्वाड की, है ना? स्ट्रेटेजिक में आप बात कर सकते हो मालाबार एक्सरसाइज की भी। इसी में हम और क्या बात कर सकते हैं? इसी में बात कर सकते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की। इसी में हम सप्लाई चेन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ही हम 2+2 डायलॉग की भी बात कर सकते हैं, है ना? इसमें हम बात कर सकते हैं नेचुरल एलाई होने की, ट्राईलेटरलिज्म विद इन बाईलेटरलिज्म। तो ये जितनी भी ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस आंसर में आपके आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। देखो क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेकिन जितनी टॉपिक की डिमांड होगी उतनी हमें क्लास लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लस हाइप करें। अब इसकी जो आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, जो पीडीएफ मिल जाएगी, वो हमारी ऐप पे मिलेगी, सिविल सर्विसेज विद नीलेश। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, उसमें आपको ये पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इस पीडीएफ को 2 से 3 बार आप पढ़ें, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखें, मैं तो कहूँगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनको देख के रिव्यू भी कर पाएँ। थैंक यू।